हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एथिल अल्कोहल के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, एथिल अल्कोहल का जो सूत्र होता है वो C2H5OH होता है और इसकी हम बनाने की विधियाँ देखेंगे। इस देखिए, बनाने की विधियाँ जो है औद्योगिक विधि है जिसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहते हैं। तो हम सबसे पहले किण्वन द्वारा बनाते हैं। किण्वन द्वारा जब बनाएंगे तो इसमें कई स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहला इसमें स्टेप जो होता है वो सीरे द्वारा होता है। यहाँ सीरा किसको कहा जाता है, तो आप गन्ने के रस को जानते ही हैं। गन्ने के रस की जो शर्करा होती है, जो चीनी होती है, उसे निकालने के बाद प्राप्त शेष लाल भूरे रंग के गाढ़े द्रव को ही हम सीरा कहते हैं। इसमें शर्करा लगभग 40% होती है। सीरे में जल मिलाकर उसे लगभग 8 से 10% तक तन करके उसमें तन H2SO4 की थोड़ी मात्रा डाल देते हैं जिससे परिरक्षक पदार्थ उत्पन्न ना हो सके। इसके बाद उसमें भोज्य पदार्थ जैसे अमोनियम सल्फेट NH2 का होल ट्वाइस SO4 व अमोनियम फॉस्फेट NH4 का होल ट्वाइस PO4 की थोड़ी मात्रा मिलाकर इसका pH मान 6 से 8 कर लेते हैं। pH मान 6 से इसके बाद में इसमें ईस्ट की कोशिकाएं डालकर विलयन को 225 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखने पर ईस्ट की कोशिका में उपस्थित एंजाइमों द्वारा निम्न रासायनिक क्रियाएँ होती हैं। इसमें जो कौन सी क्रियाएँ होती हैं ये चीज़ देखते हैं। तो ईस्ट की जो कोशिका में उपस्थित इन्वर्टेज एंजाइम होता है वो सुक्रोज का जल अपघटन करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए C12H2211 और H2O जब ये इन्वर्टेज हुआ है तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और यहाँ एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ है और ये जो है ये सुक्रोज है। फिर उसके बाद देखते हैं इस सेकंड उसमें क्रिया जो होती है ईस्ट की कोशिका में उपस्थित जाइमेज एंजाइम। जो जाइमेज एंजाइम होता है वो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में अपघटित करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करता है। तो यहाँ देखिए हमने रिएक्शन में दिखाया है C6H12O6 जाइमेज की उपस्थिति में क्रिया कराया तो यहाँ एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, प्राप्त हो गई। तो CO2 गैस के निकलने में विलयन की सतह पर बुलबुले निकलते दिखाए। जब भी आप टेस्ट ट्यूब में कोई भी प्रयोगशाला में क्रिया करते हैं, जब उससे बुलबुला दिखाए समझ लीजिए उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ये है जब बुलबुला निकलना बंद हो जाता है तब क्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है। क्रिया को पूर्ण होने में लगभग 20 से 22 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 20 से 22 घंटे लगते हैं क्योंकि बड़े पैमाने पर क्रिया कराई जाती है। क्रिया के पूर्ण हो जाने पर लगभग 8 से 10% सांद्रता वाला एथिल अल्कोहल विलयन प्राप्त हो जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? वाष्प कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? वाष्प कहेंगे। अब इसका हम शोधन कैसे करते हैं? तो देखिए प्राप्त वाष्प को हम प्रभाजी आसवन कॉफी के भभके द्वारा, कॉफ़ी जिसमें हम शोधन करते हैं उसके भभके द्वारा कराने पर लगभग 90% वाला एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। कॉफ़ी के भभके में 2 स्तंभ, एक विश्लेषक और एक परिशोधक स्तंभ होते हैं। प्राप्त 90% वाला जो एथिल अल्कोहल होता है उसका पुनः प्रभाजी आसवन करने पर 3 प्रभाज प्राप्त होते हैं। मतलब 90% वाला जो अल्कोहल हमें प्राप्त होता है एथिल, उसका हम पुनः प्रभाजी आसवन कराते हैं और उसमें 3 प्रभाज होते हैं। तो प्रथम प्रभाज में देखिए क्या होता है, जो प्रथम प्रभाज होता है उसमें कम क्वथनांक वाले द्रव होंगे जैसे एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। मध्य प्रभाज में लगभग 93 से 95% वाला सांद्रता एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है जिसे परिशोधक स्पिरिट कहते हैं, परिशोधित स्पिरिट कहेंगे। और तृतीय प्रभाज के रूप में उच्च क्वथनांक वाले द्रव, उच्च अणुभार वाले अल्कोहल जैसे प्रोपिल ब्यूटिल अल्कोहल आदि होते हैं। इन्हें फ्यूजन तेल भी कहते हैं। ये विषैले होते हैं। परिशुद्ध अल्कोहल 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। परिशोधित स्पिरिट से पुनः प्रभाजी आसवन जब हम करेंगे तो हमें परिशुद्ध अल्कोहल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि एथिल अल्कोहल की सांद्रता 95% से अधिक होने पर क्या होता है 95.6% उसमें एथिल अल्कोहल होगा और 4.4% H2O मॉलिक्यूल होगा।
और यह जल के साथ स्थिर क्वांथी मिश्रण बना लेता है। इस कारण से इस रचना किया जाता है। फिर वह द्रव मिश्रण जिसका द्रव अवस्था या वाष्प अवस्था दोनों में रासायनिक संगठन समान होता है उसे स्थिर क्वांथी मिश्रण कहते हैं। एक चीज़ ध्यान देंगे, परिशुद्ध एथिल अल्कोहल बनाने के लिए परिशोधित स्पिरिट में बिना बुझे हुए चूने के टुकड़ों को डाल देने पर परिशुद्ध एथिल अल्कोहल बनाने के लिए परिशोधित स्पिरिट में बिना बुझे हुए चूने के टुकड़ों को डाल देने के बाद इसका आसवन करने पर लगभग 99.7% शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हम क्या करते हैं, कैल्शियम के टुकड़ों को डालकर आसवन करने पर 100% शुद्ध एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, जिसे परिशुद्ध अल्कोहल कहते हैं। अब इसका भौतिक गुण देखते हैं क्या है। यह रंगहीन विशिष्ट गंधयुक्त तीक्ष्ण स्वाद वाला द्रव है। यह जल में पूर्ण विलय है क्योंकि यह जल के अणु के साथ अंतराणु हाइड्रोजन बंध बना लेता है, इसलिए जल में पूर्ण विलय होता है। यह कार्बनिक विलायकों में विलय होता है और स्वयं एक कार्बनिक विलायक मतलब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। इसको क्वथनांक 78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल से हल्का और इसका घनत्व जो होता है 0.789 ग्राम पर ml होता है। यह प्रकाशहीन ज्वाला के साथ जलती है। इसके पीने से हल्की उत्तेजना उत्पन्न होती है और अधिक मात्रा में पीने से निर्जलीकरण के कारण मृत्यु भी हो जाती है। अब हम यहाँ देखेंगे एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल के रासायनिक गुण क्या हैं। तो देखिए इनके जो गुण हैं, तो देखिए एथिल अल्कोहल जो होता है और जो मेथिल अल्कोहल होता है दोनों में OH ग्रुप पाया जाता है, जिनके क्रियात्मक समूह कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के रूप में ये और यहाँ पे R होता है। तो यह R मतलब मीन्स जो होगा वो CH3, C2H5 होगा या C3H7 भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं पहले OH के हाइड्रोजन परमाणु के द्वारा क्या उनसे क्रिया होती है उसको हम देखते हैं। तो पहला सक्रिय धातु के साथ जो धातु सक्रिय होती है जैसे सोडियम धातु, तो सोडियम धातु के साथ जब इसकी क्रिया कराती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनता है। ऑक्साइड के साथ होगा। आप यहाँ देखते हैं मेथिल अल्कोहल के साथ, तो मेथिल अल्कोहल के साथ जब सोडियम क्या कराती है सोडियम मेथॉक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब यहाँ देखते हैं कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ एस्टरीकरण करना। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्लों के साथ जब क्या कराएंगे तो एस्टरीकरण होगा। तो एथिल अल्कोहल को एस्टर सल्फर की उपस्थिति में एस्टरिक अम्ल के साथ क्रिया कराने पर एथिल एसीटेट प्राप्त होता है और इस क्रिया को हम एस्टरीकरण कहते हैं। तो एस्टरिक अम्ल जो फॉर्मूला था CH3COOH और C2H5OH और हम एस्टर सल्फर की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो एथिल एसीटेट बनेगा CH3COOH C2H5 + CH2 मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। अब हमें अगर ग्रीनहाउस अपकर्मक के साथ देखें तो ग्रीनहाउस अपकर्मक का जो फार्मूला होता है RMGX, इसी को हम ग्रीनहाउस अपकर्मक कहते हैं। तो जब इसका हम एथिल अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो हमें एल्केन प्राप्त होगा और एथिल ग्रीनहाउस रिएजेंट प्राप्त होगा। इसके साथ में यहाँ पे C2H5OMgX और एक एल्केन प्राप्त होगा। जब एथिल अल्कोहल को हम ग्रीनहाउस अपकर्मक के साथ रिएक्शन कराएंगे तब। अब यहाँ देखते हैं OH की कारण क्रिया, मतलब OH ग्रुप की कारण। अब तक हमने हाइड्रोजन की कारण देखा था, अब हम OH ग्रुप की कारण देखते हैं। देखिए PCl5 उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो एथिल अल्कोहल को जब PCl5 की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो एथिल क्लोराइड हमें प्राप्त होता है और QCl3 और HCl गैस प्राप्त होती है। और जब PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें एथिल क्लोराइड प्राप्त होता है इसमें भी, और H3PO3 प्राप्त होती है H3PO3 गैस प्राप्त होती है तो फिर हम ZnCl की उपस्थिति में स्टील के साथ लगाते हैं तो हमें एथिल क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। तो फिर हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो हमें देखिए इसकी उपस्थिति में अच्छा हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। तो देखिए रेड फास्फोरस की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो एथिल आयोडाइड और फिर
जब एथिल आयोडाइड को हम पुनः एचआई के साथ और फास्फोरस की पसीन गर्म करेंगे तो हमें एथिलीन प्राप्त होता है और आयोडीन गैस निकलती है। और फिर हमने एथिल अल्कोहल को 2 हाइड्रोजन आयोडाइड के मॉलिक्यूल के साथ क्रिया कराया तो भी एथेन हमें प्राप्त हुआ और वाटर मॉलिक्यूल भी प्राप्त हुआ और आयोडीन गैस भी प्राप्त हो गई। और फिर जब हम एथिल अल्कोहल को रिएक्शन कराते हैं एचआई से तो हमें मेथिल आयोडाइड प्राप्त होता है और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। और फिर हमने मेथिल आयोडाइड को पुनः एचआई के साथ क्रिया कराया तो हमें एथीन प्राप्त होगा, क्योंकि C2H4 है तो 6 होना चाहिए, यहाँ 6 नहीं है तो हमें ये एसिटिलीन कहेंगे इसको। प्राप्त गैस होगी और आयोडीन गैस प्राप्त होगी। फिर एक लास्ट रिएक्शन देखते हैं। तो यहाँ मेथिल अल्कोहल को H हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया किया गया जब 2 मॉलिक्यूल के साथ तो हमें यहाँ मेथिन गैस प्राप्त होगी और H2 मॉलिक्यूल और आयोडीन गैस। और फिर जब यहाँ HNO3 के साथ क्रिया कराते हैं मतलब नाइट्रिक अम्ल के साथ, तो नाइट्रिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन कराते हैं एथिल अल्कोहल का तो हमें एथिल नाइट्रेट प्राप्त होता है और वाटर मॉलिक्यूल। तो देखिए C2H5 ONO2 और H2 मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। अब हम अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो अमोनिया के साथ क्रिया कराएंगे तो गैलियम CO2 की उपस्थिति में खाएँगे मेथिल अल्कोहल या एथिल अल्कोहल को, तो क्रिया करके एमीन बनता है। तो अगर यहाँ एक एथिल अल्कोहल लेते हैं तो NH3 के साथ तो हमें मेथिल एमीन मिलता है और जब एथिल अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पे हमें एथिल एमीन और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। अब यहाँ पूर्ण अणु की कारण अटके देखते हैं पूर्ण अणु की कारण अटके क्या होगी, जैसे मेथिल अल्कोहल पूरा अणु के साथ। तो यहाँ हम पहले निर्जलीकरण देखते हैं मतलब डिहाइड्रोजनेशन। तो पहला देखते हैं शांत H2SO4 के साथ अभिक्रिया से क्या हुई। तो शांत H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमें ये देखिए प्राप्त है C2H5HSO4 और वाटर मॉलिक्यूल। और फिर पुनः हम जब एक्सेस अमाउंट में एथिल अल्कोहल लेते हैं और पुनः इसकी क्रिया कराते हैं C2H5HSO4 को 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमें ये क्या मिलता है, इसको अब क्या कहेंगे, डाई एथिल ईथर कहेंगे। और हाइड्रोजन सल्फेट गैस में प्राप्त होती है। और पुनः जब ये C2H5HSO4 को हम क्रिया कराते हैं 160 से 170 तब हमें एथिलीन प्राप्त होती है और H2SO4 हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से फिर जब मेथिल अल्कोहल को क्रिया कराते हैं तो CH3HSO4 और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। और पुनः जब हम CH3 और HSO4 को क्रिया कराते हैं इसे अमाउंट ऑफ मेथिल अल्कोहल के साथ और उसको 140 पे तो हमें डाई मेथिल ईथर प्राप्त होता है और H2SO4 गैस प्राप्त होगी। और फिर जब हम एल्यूमिना Al2O3 की उपस्थिति क्रिया कराते हैं एथिल अल्कोहल का तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होगा और वाटर मॉलिक्यूल। और जब 350 डिग्री सेंटीग्रेड पर करेंगे तो हमें एथिलीन और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होगा और 250 में करेंगे तो डाई मेथिल ईथर प्राप्त होगा और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। अब इसका हम भी हाइड्रोजनीकरण कर देखते हैं कि यहाँ किसकी उपस्थिति में, कॉपर की उपस्थिति में। कॉपर की उपस्थिति में जब रिएक्शन कराते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति में तो हमें यहाँ एसिटाल्डिहाइड प्राप्त होता है। एथिल अल्कोहल का जब रिएक्शन कराते हैं कॉपर और 300 डिग्री सेंटीग्रेड की उपस्थिति तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और जब मेथिल अल्कोहल का कराते हैं तो हमें फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होता है HCH और हाइड्रोजन गैस। अब हम यहाँ ऑक्सीकरण देखते हैं। तो ऑक्सीकरण देखते हैं तो एथिल अल्कोहल का जब हम ऑक्सीकरण करते हैं किसकी उपस्थिति में K2Cr2O7 और अम्लीय H हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें एसिटाल्डिहाइड और वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होगा। और जब यही हम रिएक्शन Na2Cr2O7 और H अम्लीकरण और यहाँ हमने एथिल अल्कोहल जब हम एथिल अल्कोहल लिया तो हमें पहले फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त होगा और फॉर्मल्डिहाइड का हम पुनः
अगर ऑक्सीकरण करते हैं एलिमिनेटरी CO2 को सेवन और आंवले के अचायन तो हमें फॉर्मिक अम्ल प्राप्त होता है। अब हम एल्डिहाइडों के साथ रिएक्शन करते हैं। तो जब हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे देखिए हमें क्या प्राप्त होता है ये दोनों एस्टल्डिहाइड को एथिल अल्कोहल के साथ देख रहे हैं तो ये हेमी एस्टर बनता है और हेमी एस्टर को पूर्ण क्रिया कराएंगे तो डाई एथिल एस्टर प्राप्त होगा हमें। और मेथिल अल्कोहल इस अभिक्रिया को नहीं देता है, इसीलिए हम क्या यहाँ एथिल अल्कोहल का उपयोग किया है। अब यहाँ देखते हैं हेलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया से बताया थे हमने कि हेलो मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है तो ये कार्बनिक यौगिक जिनमें COCH3 समूह उपस्थित होता है वे हेलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। इतना आप चीज़ याद रखिएगा। प्राथमिक अल्कोहल में केवल एथिल अल्कोहल ही हेलोफॉर्म अभिक्रिया देता है, मेथिल अल्कोहल नहीं। मतलब केवल एथिल अल्कोहल देगा और मेथिल अल्कोहल नहीं, क्योंकि उसमें COCH3 ग्रुप नहीं रहेगा। तो यहाँ देखिए CH3 CH2OH और 4I2 मॉलिक्यूल और 6NaOH क्या कराएंगे तो यहाँ हमें एडोफॉर्म प्राप्त होगा और सोडियम एसीटेट और सोडियम आयोडाइड और 5 वाटर मॉलिक्यूल प्राप्त होंगे। तो अब यहाँ कैल्शियम क्लोराइड की सब रिएक्शन देखते हैं कि एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल कौन सा प्रोडक्ट देंगे। देखिए हमें एथिल अल्कोहल के साथ क्या कराया तो हमें CaCl2 4C2H5OH मिला और CCl2 को 4CH3 के साथ क्या कराया CaCl2 × 4CH3OH प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। और अब यहाँ व्यंजक चूर्ण के साथ देखते हैं तो मेथिल अल्कोहल को जब व्यंजक चूर्ण के साथ क्रिया नहीं करता, लेकिन एथिल अल्कोहल की व्यंजक चूर्ण के साथ क्रिया निम्नलिखित 3 पदों में होती है। मतलब एथिल अल्कोहल नहीं रिएक्शन करता लेकिन एथिल अल्कोहल करता है 3 पदों में। तो पहले देखिए व्यंजक चूर्ण को हम वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस, फिर अल्कोहल का ऑक्सीकरण हम कराते हैं C2H5 का Cl2 के साथ पहले ऑक्सीकरण कराएंगे तो एस्टल्डिहाइड और HCl गैस, फिर एस्टल्डिहाइड को हम क्लोरीन के साथ क्लोरीनेशन कराएंगे तो हमें क्लोरल प्राप्त होगा CCl3 CHO और HCl। अब यहाँ क्लोरल का क्षारीय जल अपघटन कराते हैं तो क्लोरल का जब क्षारीय जल अपघटन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है। तो ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में सभी क्षार है और यहाँ पे क्लोरल के 2 मॉलिक्यूल हमने लिया। इस तरह से लिखा है कि यहाँ हमको निकलने में आराम रहे यहाँ से, इसीलिए तो हमें यहाँ देखिए क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ है CHCl3 और कैल्शियम फॉर्मेट। अब यहाँ हम क्लोरीन के साथ क्रिया कराएं जब एथिल अल्कोहल और एस्टल्डिहाइड का देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ है। तो एथिल अल्कोहल को जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन कराया तो हमें एस्टल्डिहाइड और HCl मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ और फिर हमने एस्टल्डिहाइड और क्लोरीन गैस से किया तो हमें पुनः क्लोरीन प्राप्त हो गया। इस प्रकार से मेथिल और एथिल अल्कोहल के रासायनिक ग्रुप पढ़ ली। अब यहाँ देखते हैं एथिल और मेथिल अल्कोहल के उपयोग। तो सबसे पहले हम एथिल अल्कोहल के उपयोग देख लेते हैं। देखिए एथिल अल्कोहल का उपयोग सबसे पहले स्पिरिट बनाने में, दूसरा विलायक के रूप में और हम फिर पेय पदार्थ बनाने के रूप में करते हैं, फिर ईंधन के रूप में भी करते हैं, फिर गैसोहाल के रूप में भी करते हैं, C2H5 प्लस गैसोलीन के निर्माण में, विभिन्न कार्बनिक यौगिकों के भी निर्माण में करते हैं। अब यहाँ देखते हैं मेथिल अल्कोहल का उपयोग किया है। तो मेथिल अल्कोहल का उपयोग देखिए पेंट में हम करते हैं, वार्निश इत्यादि तोगों के विलायक के रूप में मतलब सॉल्वेंट के रूप में करते हैं, विभिन्न कार्बनिक यौगिक जैसे फॉर्मिक अम्ल के निर्माण में, गैसोलीन में मिलाकर ईंधन के रूप में, विकृतीकृत स्पिरिट के निर्माण में। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।